हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर फिफ्थ सेमेस्टर के एक विषय प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन एजी 510 का चौथा लेक्चर कराने वाला हूं। इसके पहले मैंने आप लोगों को 3 लेक्चर करा दिया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए, जिसका टाइटल है फंक्शन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी ऑफ डिजीज ऑफ मिनरल एंड विटामिन कलर यूज्ड इन फूड। बोला है फंक्शन एंड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज ऑफ मिनरल एंड विटामिन, मतलब कहने की है कि खनिज एवं विटामिन के कार्य एवं पोषण की कमी से होने वाला रोग। पोषण की कमी से मतलब न्यूट्रिशनल कमी से होने वाला रोग। और पूछा है कलर यूज्ड इन फूड, तो भोजन में प्रयोग किए जाने वाले रंग के बारे में भी पूछा है। तो चलिए देखते हैं बिना देरी किए हुए लेक्चर को। यदि आप लोग को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। चलिए, फंक्शन ऑफ विटामिन। विटामिन का कार्य देखिए, मैंने विटामिन का कार्य क्या होता है, खनिज का कार्य क्या होता है, प्रोटीन का कार्य क्या होता है, फैट का कार्य, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, सब कुछ मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताया हुआ है। आप लोग वहां से आकर देख सकते हैं और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आप लोगों को सिर्फ बताया जाएगा, ठीक है। तो खनिज शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो उनकी सामान्य कार्य क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। खनिज शरीर के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं, जो उनकी सामान्य कार्य क्षमता को बनाए रखने में सहायक होते हैं। ये शरीर में विभिन्न कार्यों को संचालित करते हैं, जैसे शरीर की संरचना, हड्डियों की बल, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करना, मांसपेशियों की संबंधित क्रियाओं को संचालित करना और उपयुक्त शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखना। कुछ प्रमुख खनिजों में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन महत्वपूर्ण होते हैं या शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये होता है खनिज। खनिज का कार्य यही है। खनिज क्या करता है? खनिज हमारे शरीर की संरचना को बनाता है, हड्डियों को शक्ति देता है, बल देता है, मजबूत बनाता है, रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, मांसपेशियों की संबंधित क्रियाओं को संचालित करता है और उपयुक्त शारीरिक प्रतिरक्षा प्रणाली को बनाए रखने में मदद करता है। जिसमें से कुछ प्रमुख खनिजों में कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और आयरन शामिल होते हैं। चलिए देखेंगे विटामिन का कार्य। इसके पहले मैंने बोला हूं आप लोगों को, मैं इसके पहले वाले लेक्चर में सब कुछ कराया है, विटामिन क्या कार्य होता है सभी को पॉइंट पॉइंट में बताया है, और उसके बाद मिनरल का क्या कार्य होता है सभी को पॉइंट पॉइंट में बताया है। तो आप लोग वहां से भी देख सकते हैं, और इससे यदि पूरा पूछेगा तो आप लोग यही वाला लिखिएगा। विटामिन भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं को संचालित करते हैं और उसकी संतुलित सेहत को बनाए रखने में मदद करते हैं, ठीक है। विटामिन भी शरीर के लिए आवश्यक होते हैं, जो उसकी विभिन्न क्रियाओं को संचालित करने और उसकी संतुलित सेहत बनाए रखने में मदद करते हैं। ये शरीर के लिए ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में, शरीरी ऊतकों की निर्माण और नियंत्रण विकास में सहायक होते हैं, ठीक है। जो विटामिन होते हैं शरीर के लिए ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में, शारीरिक के ऊतकों की निर्माण और निरंतर विकास में सहायक होते हैं। कुछ प्रमुख विटामिन में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के शामिल होते हैं, ठीक है। और कौन सा विटामिन शामिल होता है? विटामिन के शामिल होता है। तो यह था विटामिन के बारे में। और मिनरल के बारे में थोड़ा सा और देखते हैं विटामिन के बारे में। खनिज और विटामिन सहायक होते हैं, ठीक है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में, उत्तेजना स्तर को बनाए रखने में, शरीर के ऊर्जा स्तर को बनाए रखने में, अंतरिक्षण अवशोषण को नियंत्रित करने में, उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने में, हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में, रक्त को साफ और स्वस्थ रखने में और अन्य शारीरिक क्रियाओं को संचालित करने में प्रोटीन और मिनरल जो होते हैं दोनों बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो यही दोनों का कार्य होता है, प्रोटीन और मिनरल का। चलिए आगे देखेंगे न्यूट्रिशन डिफिशियंसी डिजीज ऑफ मिनरल एंड विटामिन, ठीक है। कहने का मतलब है कि खनिज और विटामिन के पोषण की कमी से होने वाला रोग। तो सबसे पहले हम देखेंगे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीज ऑफ विटामिन। तो यहाँ पर विटामिन मैं लिखना भूल गया हूँ, तो चलिए देखते हैं विटामिन के बारे में। तो विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन क्या है? विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब यह कि विटामिन एक सूक्ष्म पोषक तत्व है, जो हमारा शरीर जो है जितनी मात्रा में उसको चाहिए उतनी मात्रा में तैयार नहीं कर सकता, क्या कर सकते हैं? पर्याप्त मात्रा में तैयार नहीं कर सकता। यही कारण है कि शरीर के सामान्य कामकाज के लिए बाहरी स्रोतों से सेवन करना आवश्यक होता है। इसीलिए इसी कारण से शरीर के सामान्य कामकाज के लिए सुनिश्चित रूप से चलाने के लिए बाहरी स्रोतों से सेवन करना विटामिन का आवश्यक होता है। विटामिन के अपर्याप्त सेवन से विटामिन की कमी से होने वाले रोग होते हैं।
कुछ विटामिनों और उनकी कमी से होने वाली बीमारियों की सूची निम्नलिखित है, जिसमें पहला विटामिन ए। विटामिन ए, तो यह एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है। विटामिन ए महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व है जो विभिन्न खाद्य स्रोतों जैसे गाजर, पालक, दूध, अंडा, लीवर और मछली से प्राप्त होता है। यह किसी व्यक्ति की सामान्य दृष्टि, प्रजनन, विकास और स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, तो यह तो हो गया विटामिन ए से क्या लाभ है। अब इसकी कमी देखते हैं। 5 वर्ष से कम उम्र के अधिकांश बच्चे जेरोप्थाल्मिया से पीड़ित हैं। ये देखिए रोग का नाम है जेरोप्थाल्मिया, जो एक गंभीर नेत्र विकार है, नेत्र रोग है, जिसमें बच्चे के अंधे होने का खतरा होता है। गर्भवती महिला में विटामिन ए की कमी से गर्भावस्था और प्रसव के दौरान जटिलताएं हो सकती है। यदि उसकी जो भी माँ है उसके गर्भावस्था की अवस्था में यदि उसके अंदर विटामिन की कमी रहेगी तो उसके बच्चे को जेरोप्थाल्मिया रोग हो सकता है। ठीक है, अगला है विटामिन बी। तो विटामिन बी विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B12 आदि। जैसा कि मैंने इसके पहले लेक्चर में भी बताया है कि विटामिन कई प्रकार के हो सकते हैं, विटामिन B1, B2, B12, B6। ठीक है, तो इन कमी से होने वाले रोग इस बात पर निर्भर करते हैं, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग इस बात पर निर्भर करते हैं कि किस व्यक्ति में किस प्रकार की विटामिन बी की कमी है। ठीक है, जैसे कि विटामिन बी कई प्रकार का होता है, विटामिन B1, B12, B2, B6। तो इसीलिए विटामिन बी की कमी इस बात पर निर्भर करती है कि जिसके अंदर विटामिन बी की कमी है वह किस विटामिन बी की कमी है, किस प्रकार के विटामिन बी की कमी है। ठीक है, तो जिसके अंदर विटामिन B1 की कमी होता है उसको क्या डिजीज होता है देखते हैं। तो विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। बेरी बेरी रोग जो होता है वो विटामिन B1 की कमी से होता है, जिसके परिणाम स्वरूप मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं और वजन तेजी से घटता है। तीव्र कमी से पक्षाघात और हृदय विफलता हो सकती है, मतलब किडनियां फेल हो जाती है। ठीक है जी, अगला विटामिन B6। विटामिन 6 की कमी से विटामिन B6 की कमी से एनीमिया जैसी कमी वाली बीमारियां और कुछ त्वचा विकार जैसे मुंह के आसपास दरारें हो जाती है। इससे अवसाद और नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक है, तो विटामिन B6 की कमी से एनीमिया जैसी कमी वाली बीमारियां और कुछ त्वचा विकार जैसे मुंह के आसपास दरारें हो जाती है, कुछ अवसाद और नर्वस ब्रेक डाउन हो जाता है। अगला देखते हैं विटामिन B12। विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है और विटामिन B6 की कमी से कम एनीमिया होता है। तो विटामिन B12 ज्यादा खतरनाक होता है। विटामिन B12 की कमी से घातक एनीमिया होता है। विटामिन B12 की कमी से संबंधित अन्य बीमारियां मांसपेशियां और तंत्रिका, पक्षाघात, अत्यधिक थकान, मनोभ्रंश और अवसाद है। ठीक है, अगला देखते हैं विटामिन सी। तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग हो सकता है। यह रोग मसूड़ों से खून आना, त्वचा पर धब्बे और जोड़ों में सूजन की विशेषता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। यह रोग मसूड़ों में खून आना, त्वचा पर धब्बे और जोड़ों में सूजन की विशेषता है। यह प्रतिरक्षा प्रणाली को भी प्रभावित करता है और गंभीर स्थितियों में घातक भी हो सकता है। अगला है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग होता है, जिससे हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, खासकर जोड़ों के पास। इसके दांतों में सड़न भी हो जाती है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से दांतों में सड़न भी हो जाती है। अगला विटामिन के। तो विटामिन के तो रक्त के थक्के जमने के लिए विटामिन के महत्वपूर्ण होता है। इसकी कमी शिशुओं में आम होती है, मतलब यह शिशुओं में कम होता है और रक्त के थक्के न बन पाने के कारण अत्यधिक रक्तस्राव हो जाता है। ठीक है, विटामिन के कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जम पाता है। तो यह था विटामिन की कमी से होने वाले रोग। ठीक है, चलिए चलते हैं आगे, थोड़ा सा देखेंगे अब मिनरल की कमी से होने वाले रोग। तो खनिज अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं। ठीक है, जो खनिज होते हैं यह अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, याद रखिएगा, जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ तांबा, जस्ता, आयोडीन और लौह मतलब आयरन जैसे तत्व शामिल होते हैं। तो हम इनमें से एक दो के बारे में सिर्फ पढ़ेंगे। तो खनिज जो होते हैं अकार्बनिक पोषक तत्व होते हैं, जिनमें कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और सोडियम जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों के साथ तांबा, जस्ता, आयोडीन और लौह जैसे तत्व शामिल होते हैं। निम्नलिखित कुछ खनिजों की सूची उनकी कमी से होने वाली बीमारियों की सूची है, जिनमें पहला है आयोडीन। आयोडीन क्या करता है देखते हैं। आयोडीन विकासशील भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन महत्वपूर्ण तत्व है। ठीक है, विकासशील भ्रूण के मस्तिष्क के विकास के लिए आयोडीन सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। यह हार्मोन के उत्पादन जैसे कई अन्य कार्यों के लिए जिम्मेदार होता है। कई देशों में नमक आयोडीन का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। ठीक है, घेंगा रोग देखिए गले में होता है, बहुत बहुत खतरनाक रोग होता है। तो आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला लोहा।
लुगाक मतलब समझिएगा आयरन से। तो आयरन हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। आयरन हीमोग्लोबिन के रूप में फेफड़ों से ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाता है। आयरन की कमी से एनीमिया होता है, एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त ऊतकों तक आवश्यक ऑक्सीजन ले जाने में असमर्थ होता है, जिसके परिणामस्वरूप मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन एक ऐसी स्थिति जिसमें रक्त ऊतकों तक आवश्यक ऑक्सीजन को ले जाने में असमर्थ हो जाता है, उस समय क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप मृत्यु भी हो जाती है। विकासशील देशों में 40 से 60% शिशु आयरन की कमी के कारण मानसिक हानि से पीड़ित हैं। विकासशील देशों में लगभग 40 से 60% शिशु जो है, छोटे बच्चे जो हैं, वह आयरन की कमी के कारण मानसिक हानि से पीड़ित हैं। लाल मांस, पालक, मुर्गी पालन आदि आयरन से भरपूर कुछ पदार्थ हैं। ठीक है, तो यह हो गया आयरन। अब देखें कमी से जो भी इन सभी की कमी हो रही है, उनसे बचने का थोड़ा सा रोकथाम भी देख लेते हैं। बोला तो नहीं है बताने के लिए, लेकिन थोड़ा सा पढ़ लेंगे। तो इनकी कमी से होने वाली बीमारियों को निम्नलिखित तरीके से रोका जा सकता है, जैसे सादा पौष्टिक भोजन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, दालें आदि खाना खाकर। पौष्टिक भोजन जैसे मूंगफली, सोयाबीन, दाल आदि को खाकर। लंबे समय तक पकाने और अधपका भोजन अपना पोषण मूल्य खो देता है। ठीक है, यदि भोजन कोई भी भोजन हो गया, उसको हम लंबे समय तक पकाएंगे तो क्या होगा, वह अपना पोषण जो है वह खो देगा। यदि उसको कच्चा रखेंगे तो भी अपना पोषण खो देगा। मतलब एक निश्चित होना चाहिए कि हाँ पक गया है, मतलब ज्यादा भी नहीं पकना चाहिए और कम ऐसा भी ना रहे कि कच्चा रहे। ठीक है, सब्जी और फलों को लंबे समय तक काट कर रखने से उनकी औषधीयता नष्ट हो जाती है। इससे बचने से कमी से होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। कीड़वन और अंकुरण भोजन के पोषण मूल्य को बनाए रखने और बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यह था मिनरल और विटामिन की कमी से होने वाले रोग। चलिए देखते हैं अब कलर यूज्ड इन फूड। कलर यूज्ड इन फूड, भोजन में प्रयोग किए जाने वाले रंग। तो खाद्य में रंगों का उपयोग खाद्य सामग्रियों को आकर्षक और स्वादिष्ट बनाने के लिए किया जाता है। यह खाने की आकर्षण बढ़ाने में मदद करता है। यह आमतौर पर खाद्य रंगों और फूड कलरिंग एजेंट के माध्यम से कार्य किया जाता है। जब पहला पॉइंट है सादा खाद्य रंग, नेचुरल फूड कलर। तो कुछ पदार्थ अपने प्राकृतिक रंगों में होते हैं, जैसे पालक की हरा रंग और टमाटर का लाल रंग। ये स्वास्थ्य के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि इनमें कोई कृषि या रासायनिक पदार्थ नहीं होते। ठीक है, तो नेचुरल कलर का मतलब वही कि जो कलरफुल होता है। पहले जैसे पालक हो गया, पालक पहले से ग्रीन कलर का होता है, टमाटर हमारा पहले से ही लाल कलर का होगा, बैगन मेरा पहले से ही ब्लू कलर का होता है, कुछ कुछ पर्पल कलर का होता है। तो ये सब क्या है, ये सब नेचुरल फूड कलर है। अगला है आर्टिफिशियल फूड कलर या कृत्रिम फूड कलर या संस्थापित खाद्य रंग। तो खाद्य उत्पादों में आकर्षण बढ़ाने के लिए अक्सर आर्टिफिशियल फूड कलर या खाद्य रंग का यूज किया जाता है। इनमें अनम्य नियम संस्थापनीय खाद्य रंग होते हैं। ठीक है, मतलब बिना नियम के आर्टिफिशियल फूड कलर का यूज किया जाता है। इनमें तरल और पाउडर के रूप में विभिन्न रंग उपलब्ध होते हैं। अगला देखते हैं फूड कलरिंग एजेंट का उपयोग। यूज ऑफ कलरिंग एजेंट, यूज ऑफ फूड कलरिंग एजेंट। खाद्य कलरिंग एजेंट जिन्हें खाद्य रंग कहा जाता है, फूड उत्पादों को रंगीन बनाने के लिए मिश्रित किए जाते हैं। ये रंग खाद्य उत्पादों में जैविक और अजैविक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। कलर पेस्ट एंड लिक्विड फूड कलर, रंगीन पेस्ट और तरल खाद्य रंग। एक खाद्य रंग खाद्य बनाने के समय खाद्य सामग्रियों में मिश्रित किए जाते हैं ताकि उन्हें विशेष रंग मिल सके। ठीक है, अगला गैस्ट्रोनॉमी रंग। यह रंग खाद्य डिशेज को आकर्षित बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं और विशेष तरीके से रंगीन और विचित्र आकृति का निर्माण करने में मदद करते हैं। ठीक है, अगला फूड कलरिंग एजेंट का उपयोग आमतौर पर सचयन के लिए नहीं किया जाता है और यह सुरक्षित होता है, लेकिन कुछ लोग इसके प्रति संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए खाद्य उत्पादों के लेबल पर उपयोगिता और सावधानियों के बारे में सचेत रहना महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो यह लेक्चर खत्म हो गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद, जय हिंद।